अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुमायूं दिलावर की, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद के अंदर, जिन्होंने तोशाखाना केस का ट्रायल किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ के केस के अंदर। आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा केस था जिसके ऊपर थ्रू आउट वर्ल्ड लोगों की नज़र थी, पाकिस्तान में भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसमें गहरी दिलचस्पी ले रहे थे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे और बाकी भी सियासी जमातों के जो मुखालफ जमातें थीं उनकी इसके ऊपर गहरी नज़र थी। तमाम सियासी वर्कर भी इसको एक गहरी नज़र से देख रहे थे। इसके अंदर लोगों ने देखा कि किस तरह से उजलत के अंदर ट्रायल चलाया गया, किस तरह से गवाह पेश करने तक का भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मौका नहीं दिया गया, किस तरह से इवन आखिरी तारीख के ऊपर बहस करने का भी मौका नहीं दिया गया। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस रिमांड करते हुए कहा कि इसको कल सुना जाए और दूसरी पार्टी को सुनने के बाद फैसला किया जाए, यानी आरडी आर्टरम पार्टनम टू हेयर दी अदर साइड का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाए और फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए कि कोई भी अनहर्ड किसी के खिलाफ फैसला ना हो। लेकिन जज साहब ने वो कतन मुनासिब ना समझा और उजलत में सेम डे फैसला देने के बाद लंदन के लिए रवाना हो गए। अब ऐसी सूरत के अंदर जिसके अंदर जज के उसके बाद भी एक कोड ऑफ कंडक्ट डेफिनेट होता है कि उसने किस तरह से लाइफ गुजारनी है, किस तरह से कोर्ट को चलाना है, किस तरह से उसका सारा बिहेवियर होना चाहिए। और लंदन जाने के बाद भी उनकी जो तस्वीर वगैरह रिलीज हुई उससे भी उनके ऊपर काफ़ी सवालात उठे कि उनका शायद टिल्ट या तलक किसी ख़ास जमात के साथ है और वो खुलेआम उसका प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसी ही सिचुएशन पहले भी पैदा हुई थी जब तहरीक इंसाफ ने एतराज़ात उठाए थे कि उनकी फेसबुक के ऊपर भी ऐसी डिस्प्यूटेड पोस्ट थी जो कि किसी जज की टाइम लाइन के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा ये वो सारी वजूहात थी जो एक तरफ चल रही थी और हर तरफ जिन्होंने ट्रायल को जो लोग वॉच कर रहे थे उन्होंने इसके ऊपर सवालिया निशानात उठाए थे कि ये फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स को इसके अंदर किसी तरह से भी फॉलो नहीं किया गया। अब जब ऐसा हुआ है तो जज साहब को भी सज़ा दे दी गई है अपने ही डिपार्टमेंट की तरफ से और उनको ओएसडी बना दिया गया। अब ओएसडी आम शहरियों के समझने के लिए कि ये क्या है, ओएसडी का मतलब होता है ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी। लेकिन ये जब इंग्लैंड वगैरह का यहाँ रूल था तो उस वक्त ब्रिटिश दौर के अंदर ये वाकई स्पेशल ड्यूटी के ऊपर ऑफिसर्स के लिए ही यूज़ होता था। लेकिन बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर ये जो है ये एक सज़ा के तौर पे टर्म यूज़ होती है, जिसके अंदर ये होता है कि ऐसा ऑफिशियल जो इवन विदाउट ड्यूटी होता है, जिसको कोई ड्यूटी असाइन ही नहीं की जाती, जिसको लाइन हाज़र भी कहते हैं एक ज़बान के अंदर, सादा जो सरकारी ज़बान है उसमें लाइन हाज़र कहते हैं। और यानी इसको रिपोर्ट करना होता है अपने सीनियर्स को अपने हेड क्वार्टर के अंदर जहाँ से इसकी अपॉइंटमेंट होती है, और इससे कोई काम नहीं लिया जाता बल्कि तासर ये दिया जाता है कि वो कोई भी काम करने के अहल नहीं है, लिहाजा इनको ओएसडी बना दिया जाए या सज़ा के तौर पर कि जो इन्होंने कोर्ट की या जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसको फॉलो नहीं किया तो सज़ा के तौर पर इनसे ड्यूटी छीन ली गई है, कोई काम नहीं दिया जा रहा। गो कि सैलरी वगैरह इसकी मिलती रहती है, वो सैलरी से महरूम नहीं करते, लेकिन ये पनिशमेंट और बाकी अपनी फील्ड के लोगों के अंदर भी रेपुटेशन को बड़ा बुरी तरह से नुकसान चीज़ पहुंचाती है जब किसी को ओएसडी बनाया जाता है। अब यह है कि ऐसी सूरत के अंदर ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द टाइम ये है कि हमेशा इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए और इंसाफ के तकाज़े भी हमेशा पूरे होना चाहिए। ऐसी सूरत के अंदर जहाँ इंसाफ के तकाज़े अगर पूरे नहीं होते हैं तो उसके ऊपर, जैसे ये एक ख़ास केस था, पूरी दुनिया की नज़रें थी, बाहर के ममालिक की भी नज़रें थी, तो मुल्क का भी इमेज उससे ख़राब होता है क्योंकि हर कोई उसको देख रहा होता है, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा होता है, हर चीज़ रिपोर्ट हो रही होती है। तो अल्टीमेट जज साहब जो हैं उनको कुछ ना कुछ ये पनिशमेंट समझ लें या फॉर द टाइम बीइंग उनको ओएसडी जो बनाया गया है एक तरह से उनके कंडक्ट के ऊपर सवालिया निशान खुद महकमे और ख़ुद डिपार्टमेंट ने भी उठा दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था और ट्रायल को फेयर ट्रायल के तमाम तकाज़े पूरे करने चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।